बिल्डिंग ब्लॉक्स, एक क्यूआर और दो कानूनी नोटिस। क्यूआर कोड की दुनिया में हमारे प्रवेश का स्वागत दो कानूनी नोटिसों द्वारा किया गया। चूंकि हम इंटरऑपरेबिलिटी के साथ एक क्यूआर कोड पेश कर रहे थे, इसलिए यह महत्वपूर्ण था कि हमारे कोड में पेटीएम, फोनपे और गूगल पे जैसे उपभोक्ता ऐप्स के लोगो हों। इसी बात पर पेटीएम और फोनपे ने आपत्ति जताई थी। मुझे ट्रेडमार्क कानून के प्रासंगिक खंडों का पता लगाना था जो दूसरे के ट्रेडमार्क के उचित उपयोग की अनुमति देते थे, जब तक कि यह शैक्षिक उद्देश्यों के लिए था और उपभोक्ता जागरूकता में मदद करता था। समझदार प्रतिस्पर्धा पेटीएम ने इसे तुरंत समझा और वापस ले लिया। हालांकि फोनपे हिलेगा नहीं। फोनपे के साथ कानूनी यात्रा वास्तव में इस नोटिस से आगे निकल गई और ब्रांड भारत पे के नाम को लेकर भी टकराव में बदल गई। 2 साल से अधिक समय तक चला यह मामला हर एक वीसी पिच के लिए लौकिक बातचीतोपन बन गया, जिसमें मैंने बाद में प्रवेश किया। फोन पे हमारे बाद भी आया जब हमने लगभग 3 साल बाद पोस्ट पे लॉन्च किया। मेरा अनुमान है कि फोनपे के संस्थापक समीर निगम वास्तव में मानते हैं कि उनके पास प्रत्यय के रूप में पे हैं। मूल रूप से फोनपे की समस्या यह थी कि भारत पे एक स्मार्ट नाम था। जाहिर तौर पर जब सरकार ने भीम यूपीआई की शुरुआत की थी, तो जिन शुरुआती नामों पर उन्होंने विरोध जताया था, उनमें से एक भारत पे था। भाविक आए थे। प्रारंभिक यूपीआई दस्तावेजों में नाम दर्ज करें और आगे बढ़े और नाम पंजीकृत करें। उच्च स्मरणीय होने के साथ साथ एक आकर्षक नाम होने के अलावा हमारे नाम में भारत विश्वास को भी प्रेरित करता था, क्योंकि अधिकांश व्यापारी सोचते थे कि हम एक सरकारी सेवा हैं, खासकर इसलिए क्योंकि हम स्वतंत्र थे। वास्तव में यह हमारे लिए फोनपे का प्राथमिक मुद्दा था। फोनपे की प्रारंभिक आपत्ति यह थी कि हमारा लोगो तिरंगे पृष्ठभूमि पर देवनागरी लिपि में लिखा गया पे उनके जैसा था। हम आगे बढ़े और अपना लोगो बदल दिया। संतुष्ट नहीं होने पर उन्होंने हमारे खिलाफ मामला दायर किया, जिसमें कहा गया कि हम पे शब्द का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि यह उनके नाम का एक विशिष्ट हिस्सा था और इस शब्द का हमारा उपयोग उल्लंघन था। हमने उच्च न्यायालय में मामले का बचाव किया। यह किसका पे है का उत्तर फोनपे या भारत पे द्वारा चलाया गया एक शीर्षक हिंदू बिजनेस लाइन बॉम्बे उच्च न्यायालय के एक फैसले के माध्यम से आया, जिसमें कहा गया था कि फोनपे के पास पे शब्द का कोई पंजीकरण या विशेष अधिकार नहीं था, जिसका व्यापक रूप से पे के स्थान पर उपयोग किया जाता है, और इस प्रकार कॉपीराइट उल्लंघन का कोई मामला नहीं था। व्यापक मीडिया कवरेज के बीच 2 साल से अधिक समय तक चलने के बाद इसने मामले को सुलझा लिया। प्रारंभिक तकनीकी समाधान। शुरुआती दिनों में हम एक ऐसे तकनीकी समाधान के साथ काम करते थे जिसे अधिक से अधिक जुगाड़ कहा जा सकता था। व्यापारी अधिग्रहण की यात्रा दिल्ली में कंप्यूटर और कंप्यूटर पार्ट्स के विशाल बाजार नेहरू प्लेस के 1000 व्यापारियों के साथ शुरू हुई थी। उनके क्यूआर कोड वास्तव में हमारी थीसिस का परीक्षण करने के लिए भीम यूपीआई ऐप पर बनाए गए थे। भाविक का फोन नंबर भीम यूपीआई ऐप में नोटिफिकेशन के लिए एक अतिरिक्त नंबर के रूप में फीड किया गया था, ताकि उसके एसएमएस के माध्यम से हमें किसी भी लेन देन के बारे में सूचित किया जा सके। हालांकि हमने ऐसे उदाहरणों के लिए बजट नहीं बनाया था, जैसे कि अगर भाविक उड़ान पर था तो हमें उन घंटों के लिए कोई सूचना नहीं मिलेगी। मुझे जल्द ही एहसास हुआ कि आगे चलकर यह व्यवस्था काम नहीं करेगी। साथ ही हम पैसे के प्रवाह में नहीं थे। हमें एक बैंक के साथ गठजोड़ की आवश्यकता थी, ताकि जब कोई ग्राहक लेन देन करे तो वह पैसा हमारे बैंक खाते में आ सके और बदले में हम वास्तविक समय में व्यापारी खाते का निपटान कर सकें। पहला बैंक जिसके साथ मैंने रिश्ता खोला वह यस बैंक था। जब मैं ग्रोव्स में था तब मैंने उनके साथ बहुत काम किया था। जबकि हमने व्यापारी के लिए लेन देन निःशुल्क कर दिया था,
हमें बैंक को इनकमिंग 2000 रुपए से अधिक के लेन देन पर 0.65% और आउटगोइंग दोनों पर भुगतान करना पड़ता था। लेन देन। इसलिए बैंक के प्रति हमारी अपील यह थी कि हम व्यवसाय को बढ़ाने के लिए अपना स्वयं का व्यापारी अधिग्रहण कर रहे थे और इस प्रक्रिया में बैंक के लिए फ्री फ्लोट बढ़ा रहे थे। पहली महत्वपूर्ण बैंकिंग साझेदारी के लिए मैंने भाविक से अपने इंजीनियरों को यस बैंक के मुंबई कार्यालय में तैनात करने और पूरी चीज को निर्बाध रूप से निष्पादित करने के लिए कहा। हमने शुरुआत में शाश्वत के साथ शामिल हुए 3 IITianों के लिए ESOP अलग रखी थी। इसके अतिरिक्त हमने एक बाहरी तकनीकी एजेंसी को काम पर रखा और शाश्वत के पिता के इंजीनियरिंग कॉलेज से अंतिम वर्ष के छात्रों को भी काम पर रखा, ताकि हमारी तकनीकी लागतों पर कड़ी निगरानी रखी जा सके। इसके बाद मैं अगले महत्वपूर्ण भाग के साथ आगे बढ़ा, व्यापारियों की वास्तविक समय में भागीदारी। पहले का मॉडल एक व्यापारी का अधिग्रहण करना और उनके बैंक खाते का विवरण लेना था और फिर उन्हें उनके विशिष्ट QR कोड के साथ एक ज्वाइनिंग किट भेजना था। इसमें महत्वपूर्ण नेतृत्व समय शामिल था। मैंने यह सुनिश्चित किया कि हमने प्री प्रिंटेड QR किट बनाई जिससे व्यापारी तुरंत जुड़ गए। बस व्यापारी का बैंक खाता नंबर और IFSC कोड दर्ज करना था और QR कोड व्यापारी के परिसर में ही लिंक हो जाएगा। महत्वपूर्ण रूप से हमारा प्रस्ताव कि हम व्यापारी से कोई शुल्क नहीं लेंगे और वास्तविक समय में भुगतान का निपटान करेंगे एक बड़ा प्लस था, क्योंकि उन दिनों व्यापारी पेटीएम और फोनपे से निपटने के आदी थे, जिससे न केवल 2% शुल्क काटा जाता था प्रत्येक लेन देन, लेकिन उनके खातों का निपटान T+2 आधार पर किया जाता है, यानी लेन देन होने के पूरे 2 दिन बाद। जबकि भाविक ने तकनीकी क्षेत्र की देखभाल करना शुरू कर दिया था, मेरे पास रणनीति, बैंकिंग संबंध, नए उत्पाद लॉन्च, धन जुटाने के साथ साथ टीम निर्माण का प्रबंधन करने का पूरा काम था। इसलिए हमने शाश्वत को वितरण पर ध्यान केंद्रित करने और विभिन्न शहरों में उत्पाद लॉन्च करने के लिए कहा। मेरे से पहले एक कर्मचारी संख्या। एक बार जब लेन देन की संख्या बढ़ गई तो दूसरा पहलू जिस पर कड़ी निगरानी की आवश्यकता थी वह था व्यवस्थापक भाग। हालांकि इस भूमिका के लिए किसी को भर्ती करना आसान था, लेकिन हमें अपनी लागतों को नियंत्रण में रखना था। एक नाम जिसने मुझे तुरंत प्रभावित किया वह था माधुरी। कुछ समय तक अपना खुद का व्यवसाय चलाने के बाद वह प्रबंधन, प्रशासन और सामान्य रूप से लोगों को प्रबंधित करने में बहुत अच्छी थी। हालांकि यह उचित होगा कि अन्य सहसंस्थापक उसके शामिल होने को मंजूरी दें। आपको उसे अंदर लाना होगा, यह जानते हुए कि हमारे पास आंतरिक रूप से चीजों को देखने वाला कोई भरोसेमंद व्यक्ति है। हम पैमाने बना सकते हैं। भाविक और शाश्वत दोनों की सर्वसम्मत प्रतिक्रिया थी। इस समय तक चूंकि मैं नहीं था, PCJ से औपचारिक रूप से मुक्त होने के बाद भी मैं कंपनी में निदेशक नहीं बन सका। इसलिए माधुरी निदेशक बन गई। उनका कर्मचारी नंबर मेरे कर्मचारी नंबर से पहले था। उन्हें जल्द ही पट्टे, विक्रेता प्रबंधन, प्रिंटर समन्वय और बहुत कुछ संभालने के लिए शुरू किया गया था। इसके अतिरिक्त चूंकि हमारे पास कोई HR टीम नहीं थी, इसलिए HR कार्य की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी उन पर आ गई। उनके पास प्रशासन का प्रभार होने और यह जानते हुए कि वहां एक सक्षम, सही इरादे वाला व्यक्ति है, मैं बाहर की ओर देख सकता हूं और हमारे विकास पर ध्यान केंद्रित कर सकता हूं। VC के दरवाजों पर दस्तक। हमारी आंतरिक प्रणालियों के साथ मेरे लिए अतिरिक्त धन उगाहने पर विचार करने का समय आ गया है। दरअसल उन दिनों एक भी VC ऐसा नहीं था जिसका दरवाजा मैंने न खटखटाया है। एक बेहद दिलचस्प प्रारंभिक बैठक सिकोरिया के मोहित भटनागर के साथ थी, जहां हमें यह समझाकर शुरुआत करनी थी कि UPI कैसे काम करता है। यह इस तथ्य के बावजूद था कि यह एक निवेशक था जिसने न केवल साइट्रस पे में निवेश किया था बल्कि उनके लिए निकास भी सुनिश्चित किया था।
मुझे अपना फोन और अपना डेबिट कार्ड दो, मैंने उससे कहा। यह निश्चित है कि जब तक वीसी स्वयं इसके माध्यम से लेन देन नहीं करेंगे तब तक वे यह नहीं समझेंगे कि यूपीआई ही भविष्य है। फिर मैंने उसके लिए फोन पे ऐप पर एक अकाउंट बनाया और उसे उसके HSBC कार्ड से जोड़ा। एक पीयर टू पीयर लेन देन के बाद वह यूपीआई के जादू से काफी प्रभावित हुआ। हालांकि अपने शुरुआती उत्साह के बावजूद अगले 3 महीनों तक सिकोया ने हम पर कोई पैसा नहीं लगाया। इसका प्राथमिक कारण यह था कि सिकोया के पास पाइन लैब्स में 70% से अधिक हिस्सेदारी थी। उन्हें एहसास हुआ कि हमारे प्रवेश के साथ पाइन लैब्स अपनी बाजार हिस्सेदारी खो देगी। इसलिए वे इस तकनीक को विकसित करने के लिए पाइन लैब्स को समय देना चाहते थे। उस समय तक पाइन लैब्स के मूल संस्थापक लोकवीर आगे बढ़ चुके थे और पाइन लैब्स एक तकनीकी कंपनी के बजाय एक बुनियादी ढांचा थी। जब पाइन लैब्स वह तकनीक विकसित नहीं कर पाई, तभी सिकोया ने हम में निवेश करने का फैसला किया। बीनेक्स्ट के बड़े FOMO प्रोत्साहन के बिना नहीं, तकनीकी रूप से पहला वीसी जिसने हमारी क्षमता की पहचान की। टेरू सैन, सिंगापुर आओ। जब हमने अपनी 1 घंटे लंबी कॉल समाप्त की तो ये टेरू सैन के विदाई शब्द थे। उनसे और उनकी कंपनी बीनेक्स्ट से मेरा परिचय मेरे एक एंजेल निवेशक पेपरटैप के नवनीत सिंह ने कराया था, जो IIM अहमदाबाद से मेरे बैचमेट भी थे। टेरू सैन को शुरुआती कॉल पर ही एहसास हो गया था कि हम इंटरऑपरेबिलिटी की पेशकश करके एक बड़ी समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मेरी तात्कालिक चिंता यह थी कि सिंगापुर की यात्रा का मतलब पैसा खर्च करना था, जिसे नियंत्रित करने के लिए मैं कड़ी मेहनत कर रहा था, यह देखते हुए कि अब तक हमने एंजेल निवेशकों से केवल 1.92 करोड़ रुपए जुटाए थे। हालांकि मैंने इस अवसर का लाभ उठाने और सिंगापुर की 1 दिन की यात्रा करने का फैसला किया, ताकि मुझे होटल में ठहरने पर कोई अतिरिक्त पैसा खर्च न करना पड़े। चांगी हवाई अड्डे पर उतरने के बाद मैं सीधे बीनेक्स्ट कार्यालय की ओर चला गया। मैं हमारी पूर्वमुद्रित किटों में से एक ले गया था और टेरू सैन को एक व्यापारी के रूप में शामिल करने और कुछ डमी लेन देन करने का एक त्वरित डेमो किया था। टेरू सैन एक सर्वोत्कृष्ट जापानी सज्जन थे जो भावनात्मक रूप से बहुत अधिक अभिव्यंजक नहीं थे, और यह समझ पाना कठिन था कि उन्होंने जो देखा वह उन्हें पसंद आया या नहीं। मैंने $2 मिलियन की अपनी मांग $6 मिलियन प्रीमियम वैल्यू पर रखी थी, लेकिन मैंने टेरू सैन से जो कुछ भी सुना वह एक गुप्त शब्द था, चलो दोपहर के भोजन के लिए चलते हैं। मैं इस बात से बहुत निराश था कि मेरी यात्रा व्यर्थ हो गई। हालांकि मैंने दोपहर के भोजन के लिए एक वियतनामी संयुक्त स्थान पर टेरू सैन और उनके एक सहकर्मी नाओ नामक एक सज्जन के साथ थोड़ी पैदल यात्रा के दौरान इसे दिखाने की कोशिश नहीं की। दोपहर के भोजन पर बातचीत फिनटेक क्षेत्र, हमारे परिवारों और अन्य के इर्द गिर्द घूमती रही, जिसमें किसी भी प्रस्तावित फंडिंग का कोई उल्लेख नहीं था। दोपहर के भोजन से लौटते समय ही टेरू सैन ने $7,50,000 निवेश करने की इच्छा व्यक्त की। मैं चांद पर था। अब तक जिन भी संस्थागत निवेशकों से मैं मिला था, वे सॉफ्ट बैंक और अलीबाबा वित्त पोषित पेटीएम जैसे दिग्गजों से लड़ने की हमारी क्षमता को खारिज कर रहे थे। वॉलमार्ट समर्थित फोन पे, गूगल पे और आसन्न फेसबुक समर्थित व्हाट्सएप पे। वैश्विक स्तर पर बहुत से निवेशकों के पास यूपीआई क्षेत्र के स्वामित्व वाले शीर्ष 5 नकदी पैदा करने वाले तकनीकी दिग्गजों के खिलाफ पैसा लगाने की हिम्मत नहीं थी। यह किसी वीसी की ओर से पहली जीत और एक बड़ी मान्यता थी। टेलीग्राम चैनल @ebooksend से जुड़े यह उत्साह तब तक कायम रहा जब तक मैं हवाई अड्डे पर नहीं पहुंच गया। तभी मेरे फोन की घंटी बजी और टेरू सैन का नंबर उस पर फ्लैश हुआ। उसके कॉल उठाने से कुछ ही सेकंड पहले मुझे यकीन हो गया कि टेरू सैन ने अपना मन बदल लिया है।
अशनीर सेन, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? उसने शुरू किया जबकि मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। क्या मैं निवेश को $1 मिलियन तक बढ़ा सकता हूँ? उनका अनुरोध था। मुझे इससे अधिक राहत नहीं मिल सकती थी क्योंकि मैं तुरंत उनके प्रस्ताव पर सहमत हो गया। मैं पूरी उड़ान के दौरान असमंजस में था। भारत वापस। हम निश्चित रूप से किसी बड़ी चीज के कगार पर थे। उतरते समय जैसे ही मैंने अपना फोन चालू किया, टेरू सेन का नाम फिर से चमक उठा और मेरा डर भी। मुझे यकीन था कि टेरू सेन ने कुछ उचित परिश्रम करने के लिए उन घंटों का उपयोग किया था जब मैं हवा में हजारों फीट की ऊंचाई पर लटका हुआ था और साझा करने के लिए अच्छी खबर नहीं थी। इस बार मैं और भी अधिक आश्चर्यचकित था। क्या मैं निवेश को $1.5 मिलियन तक बढ़ा सकता हूँ? अशनीर सेन, उनका प्रश्न था। जबकि मैंने हम पर भरोसा जताने के लिए उन्हें बहुत धन्यवाद दिया, मुझे उन्हें यह बताना पड़ा कि चूंकि मैं कुल $2 मिलियन जुटाने पर विचार कर रहा था, अगर उन्होंने $1.5 मिलियन जितना भी निवेश किया तो दूसरे निवेशक के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। उन्होंने मेरी चिंता को समझा और अपना निवेश $1 मिलियन रखने पर सहमति व्यक्त की। अपने वचन के अनुसार उन्होंने न केवल टर्म शीट पर हस्ताक्षर किए बल्कि महीने के अंत तक हमें $1 मिलियन भी भेज दिए। जब मुझे टेरू सेन से टर्म शीट प्राप्त हुई और सिकोरिया के साथ समाचार साझा किया तो वे अंततः जाग गए और कुछ गंभीरता के साथ हम में निवेश करने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। जबकि टेरू सेन अपने निर्णय लेने में बेहद सक्रिय थे, सिकोरिया को बोर्ड पर लाना काफी कठिन काम था। मुझे नहीं पता था कि आगे और भी ड्रामा होने वाला है। कोठरी में कंकाल। हम निवेश के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। एक सुबह हमें निवेश का नेतृत्व करने वाले प्रिंसिपल सिकोरिया के हर्षजीत सेठी का फोन आने पर मैं चौंक गया। यह तब हुआ जब हम उचित परिश्रम और आवश्यक दस्तावेजीकरण से गुजर चुके थे। मेरे पूछने पर कि क्या बदलाव आया है, उन्होंने कहा कि उन्हें पता चला है कि भाविक को अमेरिका में क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी मामले में दोषी ठहराया गया था। वे मुझसे इस बात से नाराज थे कि जानकारी होने के बावजूद मैंने इसे उनके साथ साझा नहीं किया। मेरा दृष्टिकोण अत्यंत सरल था। भाविक के अतीत के बारे में विवरण साझा करना मेरे लिए नहीं था, खासकर इसलिए क्योंकि मैं उसके बारे में निर्णय नहीं ले रहा था। वास्तव में मेरे और मेरे स्वर्गदूत निवेशकों के लिए यह कोई मुद्दा ही नहीं था। एक सहसंस्थापक के रूप में यह जानकारी साझा करना या नहीं करना स्पष्ट रूप से भाविक का विशेषाधिकार था। हालांकि हर्षजीत आश्वस्त नहीं थे और चाहते थे कि हम इस मामले को उनके CFO और जनरल काउंसिल के सामने उठाएं। मैंने भाविक को बेंगलुरु जाकर उनसे मिलकर अपना मामला समझाने के लिए कहा। जाहिर तौर पर मेरे द्वारा उनके मामले को बेचने के विपरीत उन्हें उनके स्पष्टीकरण के साथ सहज होना था। इस बीच सिकोरिया ने टेरू सेन को भी इस घटनाक्रम के बारे में बताने के लिए फोन किया। सौभाग्य से हमारे लिए हमने प्राप्त धन को छुआ नहीं था। टेरू सेन से और यह अभी भी पूंजी खाते में पड़ा हुआ था। मैंने टेरू सेन को आश्वासन दिया कि यदि वह पैसा निकालना चाहता है तो मैं तुरंत उसे पैसे भेज दूंगा और उसे यह महसूस नहीं होना चाहिए कि उसका पैसा फंस गया है। हालांकि टेरू सेन चिंतित नहीं थे। सिकोरिया में भाविक की बैठक से आवश्यक परिणाम नहीं निकले क्योंकि सिकोरिया का अंतिम निर्णय यह था कि हमारे उद्यम में पैसा लगाने के लिए भाविक को कैप टेबल से बाहर होना होगा। उनका विचार था कि भविष्य की पूंजी को आकर्षित करने और नियामकों से लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक था। यह स्पष्ट रूप से मेरी कॉल नहीं थी। मैंने सिकोरिया को स्पष्ट कर दिया कि यदि यह उनका निर्णय है तो उन्हें इसे भाविक को बताना होगा। जहां तक मेरी बात है, अगर भाविक बाहर नहीं जाना चाहता तो मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा।
मैं यह भी स्पष्ट था कि इस निर्णय का निहितार्थ यह था कि मुझे अपने एंजेल निवेशकों को 1.92 करोड़ रुपए लौटाने होंगे। उस स्थिति में मेरी बैकअप योजना उन्हें चुकाने के लिए अपने मालवीय नगर के घर को बेचने की थी। हालांकि अंततः मेरे सभी देवदूत निवेशकों ने अपने शुरुआती निवेश पर 80-250x नकद रिटर्न अर्जित किया। मैंने उन्हें बाहर निकलने पर याद दिलाया कि उनका निवेश शुरू से ही पूरी तरह से जोखिम मुक्त था, क्योंकि ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे मैं उन्हें निराश कर सकूं। सिकोया ने मुझे एक संरचना पर पहुंचने के लिए पीडब्ल्यूसी के हर्षल कामदार के पास वापस भेजा, जिससे भाविक के शेयरों को खरीदा जा सके। हर्षल ने पहले ग्रोव्स के बाहीकरण में मेरी मदद की थी और मैं उसे अच्छी तरह से जानता था। प्रस्तुत विकल्प यह था कि भाविक के शेयरों को कई लोगों द्वारा 4 करोड़ रुपए की एकमुश्त राशि में खरीदा जा सकता है। हालांकि मैंने निर्णय पूरी तरह से भाविक पर छोड़ दिया। भाविक ने सिकोया के प्रस्ताव के साथ जाने का फैसला किया और उसके शेयर बीनेक्स्ट, सिकोया और शाश्वत के पिता शाश्वत और मेरे सहित कुछ स्वर्गदूतों द्वारा उठाए गए। न केवल भाविक का नाम शेयरधारकों के समझौते से हटा दिया गया, बल्कि उन्होंने बोर्ड से भी इस्तीफा दे दिया और कंपनी के रोल पर नहीं रहे, बल्कि एक बाहरी सलाहकार के रूप में काम करना बंद कर दिया। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से उन्होंने प्रारंभिक भागीदार का दर्जा बरकरार रखा, भले ही आधिकारिक योजना में उनके पास भागीदार बनने का कोई अधिकार नहीं था। वह पर्यवेक्षक के रूप में सभी बोर्ड बैठकों में भी बैठे। दरअसल आज भी मुझे सिकोया के कहने पर उनके इतनी जल्दी बाहर होने का दुख है। समस्या हल हो गई। हम सिकोया से आने वाली प्रतिबद्ध फंडिंग के साथ साथ टेरुसैन के $1 मिलियन का उपयोग करने के लिए औपचारिक टिकफ का इंतजार कर रहे थे। जहां तक 1.92 करोड़ रुपए के एंजल राउंड का सवाल है, पैसा लगभग खत्म हो चुका था। मैं अब ऐसी स्थिति देख रहा था जहां दिवाली महीने के लिए कर्मचारी वेतन का भुगतान होना था और हमारे पास पैसे नहीं थे। हमारा आधिकारिक खाता। मैं जानता था कि जब तक हमारे पास धन नहीं होगा तब तक मुझे किले पर कब्जा रखना होगा। इसलिए मैंने माधुरी से नवंबर 2018 के महीने तक वेतन बिल राशि को अपने व्यक्तिगत खाते से भारत पे खाते में स्थानांतरित करने के लिए कहा। उम्मीद है, हमने सोचा, जब तक हम अगले महीने तक पहुंचेंगे धनराशि हमारे बैंक में आ जाएगी। खाता। इसलिए हमने $5 मिलियन के प्रीमियम वैल्यूएशन और $7 मिलियन के पोस्टमनी वैल्यूएशन पर $2 मिलियन सीड राउंड के पूरा होने पर खुशी से अधिक राहत महसूस की। एक बार जब हमें अपनी फंडिंग मिल गई तो माधुरी ने कंपनी के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया और मैं बोर्ड में आ गया। हालांकि वह एक कर्मचारी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही। भाविक के कैप टेबल से हटने के बाद मैं नहीं चाहता था कि दूसरे सहसंस्थापक को कभी भी यह महसूस हो कि मैं बोर्ड पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहा था, भले ही मेरे पास बोर्ड में एक और संस्थापक नामांकित व्यक्ति रखने का विकल्प था। दरअसल माधुरी के बाहर निकलने से सिकोया को बोर्ड सीट मिल गई। हालांकि बाद में यह एक बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि यही वह समय था जब मुझे माधुरी को सहसंस्थापक के रूप में शामिल करना चाहिए था। अपनी उद्यमशीलता यात्रा में मैंने जो कई सबक सीखे हैं, उनमें से एक यह है कि यदि आप किसी सक्षम व्यक्ति को सही समय पर सही ढंग से स्थान नहीं देते हैं, तो यह एक बड़ी बाधा बन जाती है। व्यवसाय के मोर्चे पर हम आगे बढ़ते रहे और उसी वर्ष दिसंबर तक मुझे सिकोया और बीनेक्स्ट को सूचित करना पड़ा कि मैं अतिरिक्त $10 मिलियन जुटाने पर विचार कर रहा हूं। एक फोन कॉल पर उन्होंने मुझसे नए निवेशकों तक नहीं पहुंचने के लिए कहा और कहा कि वे इस दौर में भाग लेने में रुचि लेंगे। दिसंबर दौर में बीनेक्स्ट और सेक्वाया ने $30 मिलियन प्रीमियम वैल्यूएशन पर क्रमशः $2 मिलियन और $8 मिलियन के लिए भाग लिया। मुझे नहीं पता था कि मुझे जल्द ही एक आश्चर्यजनक निवेशक मिलने वाला है।
उसी दौरान मेरा परिचय विन्नी पुज्जी नामक एक युवा साहसी अमेरिकी सरदार जी से हुआ, जो इनसाइट पार्टनर्स में वरिष्ठ निवेश सहयोगी थे। वह मेरे चचेरे भाई का दूर का रिश्तेदार था और उस समय अमेरिका से भारत आया हुआ था। वास्तव में विनी पुज्जी के साथ मेरी मुलाकात उसी दिन निर्धारित थी जिस दिन मैंने सिकोया के साथ टर्म शीट पर हस्ताक्षर किए थे। विनी को यह पुष्टि करने के लिए केवल एक बैठक की आवश्यकता थी कि वह डॉलर लगाना चाहता था। दौर अब बंद हो गया है। इसके अलावा मैं और अधिक इक्विटी को कम नहीं करना चाहता, मैंने माफी मांगते हुए विनी को सूचित किया। मैं प्रीमियम का भुगतान करूंगा। मेरे पास अगले दौर की प्रतीक्षा करने का धैर्य नहीं है, उनकी त्वरित प्रतिक्रिया थी और मैं इससे अचंभित रह गया। हम जिस व्यवसाय का निर्माण कर रहे थे उसके लिए एक बड़ी मान्यता में इनसाइट पार्टनर्स ने उसी दिन 25% प्रीमियम का भुगतान किया जिस दिन सिकोया ने टर्म शीट पर हस्ताक्षर किए गए। आज तक इनसाइट पार्टनर्स भारत पे के प्रमुख शेयरधारकों में से एक है और भारत में उनकी सबसे बड़ी होल्डिंग्स में से एक बनी हुई है। यह सब इस दुबले-पतले सरदार विन्नी पुज्जी की परिपक्वता और विवेक के कारण संभव हुआ, जो अभी 30 के भी नहीं थे। विन्नी ने बाद में इनसाइट पार्टनर्स को छोड़कर एक वीसी फंड बनाया जिसने 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक राशि जुटाई, लेफ्ट लेन पार्टनर्स, जिसमें मैं एक गौरवान्वित एलपी सीमित भागीदार हूँ। मृत्यु का पूर्वानुमान। मुझे लगता है कि तुम मर जाओगे, जबकि मुझे हाल ही में विनी से एक बड़ी मान्यता मिली थी। एक अन्य निवेशक ने भविष्यवाणी की थी कि मेरा व्यवसाय खत्म हो जाएगा। यह रिबिट कैपिटल के मेयर मिक्की मल्का थे। विश्व स्तर पर मिकी को फिनटेक जगत की बड़ी मछली माना जाता है। यदि वह किसी स्टार्टअप में पैसा लगाता है तो हर दूसरे फंड को मान्यता मिल जाती है। फिर भी मिकी मुझसे कह रहा था कि मेरा व्यवसाय टिक नहीं पाएगा। यदि आप जानते हैं कि भारत पे मर जाएगा तो क्या आप मृत्यु की तारीख का भी अनुमान लगा सकते हैं? मैंने उससे पूछा, हालांकि थोड़ा मजाकिया ढंग से। 2 महीने, उसने बिना किसी संदेह के कहा। अगर मैं 2 महीने में नहीं मरूंगा तो क्या होगा? मैंने जिद जारी रखी। तब मैं तुम्हें एक चेक लिखूंगा, उसका जवाब आया। यह एक ऐसा वादा था जिसे मुझे यकीन था कि मैं मिकी को निभाऊंगा।